अपने हिसाब से काम करना पड़ता है, खबर वगैरह देखते नहीं हैं। दुनिया में क्या चल रहा है बड़ी मुश्किल है, देख पाते हैं कि नहीं पाते हैं, कौन ब्रीफ करता है स्वास्थ्य मंत्री को मुझे नहीं मालूम, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री तो कमाल के हैं। उन्होंने भारत सरकार ने दीपिका पादुकोण जी को मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत बधाई, हमारी भी शुभकामना, होना भी चाहिए। क्योंकि सभी आ, जब आप कष्ट लेने लगे और एक से एक बढ़ करके नशीली दवाओं का सेवन करने लगे और उसके बाद मानसिक स्थिति खराब हो जाए, तो फिर लोगों को बताएं कि मेंटल हेल्थ को आप कैसे दुरुस्त करें। बड़ी अच्छी बात है, सब पर बात करूंगा, लेकिन आज मैं आपको 90s में लिए चलता हूं। ये वही दीपिका पादुकोण है जो कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गई थी अपने एक फिल्म के प्रचार में। ये वही दीपिका पादुकोण है जिन्होंने राहुल गांधी जी की बड़ी सराहना की। राहुल गांधी जी अभी कोलंबिया से आए हैं। कोलंबिया क्यों मशहूर है इस बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। थाईलैंड, अबू धाबी, दुबई, यही सब चलता रहता है। और आजकल जो नया प्रकरण आया है वो हिजाब का आया है साहब। कोई ड्रेस पहने ये तो सबकी दिलचस्पी है, सरमन भी देती रहती हैं दीपिका जी। भारतीय पद्धति में इनको भरोसा है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आजकल हिजाब की बड़ी चर्चा हो रही है। अब ये हिजाब का, वो ड्रग का, सब कुछ यूं ही क्यों चला? तो आज मैं आपको एक सूचना देने वाला हूं। ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग लंबे समय से बॉलीवुड में चल रहा है। और अंडरवर्ल्ड की हिमाकत देखिए, जब ये हिजाब की चर्चा हुई और मोहतरमा को जब मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर भारत सरकार ने बनाया, तो मुझसे रहा नहीं गया। और तब मुझे लगा कि नहीं, आपके सामने कुछ परिदृश्य को लाना बेहद जरूरी है, ताकि आप ये जान सके इस अंडरवर्ल्ड, इस बॉलीवुड माफिया की करतूत को, उस दोनों के हैंड इन ग्लोव होने को लेकर के। 90 का दशक था जब, आपको मालूम होगा, एक बड़े ही मशहूर संगीतकार थे, वो गुजर गए, अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो संगीतकार किसी जमाने में खुद आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बैनर की रोशनी जो खत्म हो गई थी, कुंद पड़ गई थी, बंदी के कगार पर थी, ऐसे ऐसे फिल्म प्रोडक्शन बैनर को उन्होंने थाम लिया और उनके वारे न्यारे हो गए। मैं बात कर रहा हूं मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन की। और मैं क्यों कर रहा हूं, रविंद्र जैन का जिक्र यकायक क्यों करने लगा, 90s में मैं आपको क्यों ले जा रहा हूं, और फिर दीपिका की चर्चा क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और फिर आपको ये समझ में आएगी कि ये मामला दिशा, सुशांत सुशांत क्या कर रहे थे, क्या पता करने की कोशिश कर रहे थे बॉलीवुड की गंदगी के बारे में जो सुशांत ढूंढ रहे थे। किस प्रकार से माफिया ने, बॉलीवुड ने सुशांत को रास्ते से हटाया, इसे आज समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा 90 के दशक में ले जाता हूं। मैंने जिक्र किया अभी रविंद्र जैन की, संगीतकार रविंद्र जैन की। रविंद्र जैन एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 1968 में वो मुंबई पहुंचे वाया कोलकाता। वो रहने वाले अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन वो वाया कोलकाता, 7 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे रविंद्र जैन साहब। वहां से वो कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में उनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई और जो संजीव जरीवाला जिसको कहते हैं, जिसका मशहूर नाम संजीव कुमार है, एक्टर संजीव कुमार, उन्होंने रविंद्र जैन को काफी मदद की बॉलीवुड में। और फिर उसके बाद रविंद्र जैन 1968 के बाद कभी मुड़ के नहीं देखे। कहा जाता है कि राजकुमार बड़जात्या आरके स्टूडियो, जो बहुत ही मशहूर स्टूडियो था, उस वक्त फेड आउट होने लगा था, आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तो आरके स्टूडियो को जब एक से एक फिल्में उन्होंने दी, मुझे याद कीजिए नदिया के पार का, बहुत ही चर्चित फिल्म थी, 80s में आया था, धूम मचा दिया नदिया के पार ने।
खुद राज कपूर साहब, जिनकी माली हालत खराब हो रही थी, उनकी फ़िल्म आई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। राम तेरी गंगा मैली हो गई, राज राज कपूर साहब बनाना नहीं चाहते थे, डरते थे। मन में तो इच्छा थी बनाने की, लेकिन डरते थे। और उन्होंने रविंद्र जैन से एक बार चर्चा की कि साहब मैंने ही फ़िल्म बनाई है, जिस देश में गंगा बहती है और मैं ही अब फ़िल्म बनाऊँगा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। वहीं बैठे थे रविंद्र जैन साहब, हारमोनियम पर उनकी उँगली गई फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। इतने टैलेंटेड थे रविंद्र जैन। मैं क्यों इन सब का ज़िक्र कर रहा हूँ और कैसे दिशा, सुशांत, पादुकोण तक ये मामला पहुँचेगा, इसलिए मैं आपको रेफ़रेंस में ले जा रहा हूँ। उँगली उनकी बजने लगी और उन्होंने कहा कि चल जैसे उन्होंने कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये मैं कैसे मूवी बनाऊँगा, क्योंकि मैंने तो मूवी बनाई है जिस देश में गंगा बहती है, उसको गंदा कैसे कहूँगा? रविंद्र जैन ने बोल दिए तत्क्षण, फौरन, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते-धोते। और इसका उन्होंने इंस्टेंट, हारमोनियम उनके सामने रखा हुआ था, इंस्टेंट उन्होंने हारमोनियम पर धुन भी तैयार कर दिया, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में। ये थे रविंद्र जैन। सिर्फ लाइन निकला राज कपूर के मुंह से कि राम तेरी गंगा मैली मैं फिल्म बनाना चाहता हूं, लेकिन बनाऊंगा कैसे, अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। और तब उन्होंने कहा कि ये राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। बस क्या था, राज कपूर ने कहा बस अब मुझे इसको लोगों के सामने कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि भाई राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। और उसके बाद रविंद्र जैन के बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो मेरे बहुत ही पसंदीदा, एक में पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट में से एक हैं, जो खुद लेखक भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और गायक भी हैं, तीनों रहे। एस डी बर्मन साहब भी लेखक थे, गायक थे, डायरेक्टर थे। लेखन तो नहीं था उनका, म्यूजिक डायरेक्टर बहुत मशहूर थे, पंचम दा के जो पिताजी हैं। तो एक प्रकार से हर विधा के मालिक थे रविंद्र जैन साहब। और फिर उन्होंने फिर यशुदास को, एक एक ऐसे जशपाल जिसकी नदिया के पार में जो गाना हुआ था, रविंद्र जैन मोहम्मद रफी साहब के साथ काम करना चाह रहे थे जब वो बॉलीवुड गए थे, बड़ी तमन्ना थी उनकी। तो नदिया के पार में आखिरी उस वक्त जब रिलीज हो रहा था, फिल्में बन रही थी, तो उसके लिए वो चाहते थे